हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक के बारे में बात करेंगे। और बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी समुच्चय अभी तक हम पढ़ चुके हैं। समुच्चय होता क्या है और समुच्चय को किस तरीके से लिखा जाता है ना। दो तरीके मैंने आपको बताया थे, एक समुच्चय निर्माण विधि और एक सारणी विधि। तो वो आपने समझ लिया और एक्सरसाइज भी कर ली। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी समुच्चय कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.2 को करना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो जो भी मैं आज बताने वाला हूँ उसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा समझिएगा। ठीक है बच्चा, एक्सरसाइज 1.2 का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। तो आज मैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.2 में यूज होंगे, उसका जो 1.3 में यूज होंगे उनको मैं 1.3 के बेसिक में बताऊंगा। इट मीन्स कि एक्सरसाइज वाइज हम बेसिक आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो बात करें टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, यानी समुच्चय के प्रकार। टाइप ऑफ सेट यानी समुच्चय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिकली कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो अभी एक्सरसाइज 1.2 में यूज होने वाले हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ टाइप के और भी हैं बट वो आगे की एक्सरसाइज में है, तो उनको आगे की एक्सरसाइज में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेशर ना रहे, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले प्रकार का समुच्चय कौन सा है, तो सबसे पहले आएगा बच्चा यहाँ पर आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसे हम एम्प्टी सेट या नल सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट भी इसको कह देते हैं। अब ये रिक्त समुच्चय क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। रिक्त समुच्चय होता क्या है, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नल सेट। तो डेफिनेशन अगर हम बात करें तो बच्चा एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव हो ही ना, खाली हो, उसी को हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव, कोई एलिमेंट ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव हो ही ना। इसको लिखते कैसे हैं बच्चा, इसे फाई क्या बोलते हैं, इसे फाई बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल आप जानते हैं ना, फाई का निशान है, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया, बट जब मैं आपको इनके एग्जांपल्स दूंगा ना तो आपको बाकी में 100% क्लियर हो जाएगा। सभी सेट्स, यही नहीं यही सेट हो, जितने भी मैं आपको सेट कराऊंगा उनको विद एग्जांपल समझाऊंगा। तो डेफिनेशन से क्लियर होगा, बचा कुचा आपको एग्जाम्पल से 101% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्र करने की जरूरत है नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली हैं। वीडियो आपको रेगुलर ही मिलेगी, कुछ दिन मिस हुए या हो सकता है आने वाले, देखिए हम लोगों को यार अब अपनी भी तो एक पर्सनल लाइफ होती है, तो कभी कभी वीडियो मिस हो जाती है। तो जैसे संडे को वीडियो नहीं आया करेगी, आपको संडे को हॉलीडे रहता है, लेकिन बीच बीच में भी जैसे मान लीजिए अब कोई ऐसा, मान लीजिए कोई अर्जेंट वर्क आ गया या कोई प्रॉब्लम है, तो फ्यूचर में तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा मिस हो जाता है किसी के दिन वीडियो। बट आप टेंशन ना लिया करो, आपको आगे भी फिर वीडियो मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कर दी फिर आपको वीडियो हम नहीं दे रहे हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, हमारी रेगुलर वीडियो शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, आप लोग फिक्र मत करिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए, तो इसे फाइव से हम क्या करेंगे बच्चा, प्रदर्शित करेंगे। अब बात करेंगे उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से हमारी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, उदाहरण कैसे, जैसे मान लीजिए
मैं आपसे एक समुच्चय दे रहा हूं, एक समुच्चय लिख रहा हूं, ए बराबर इस तरीके से। ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि समुच्चय में क्या होता है, मजला कोष्ठक के अंदर अवयवों को लिखा जाता है। मजला कोष्ठक तो है बट इसके अंदर तो कोई अवयव है ही नहीं, ये तो खाली है, एक तरीके से खाली मजला कोष्ठक है, तो मतलब ये रिक्त समुच्चय है बच्चों। ठीक है, आपको कोई भी समुच्चय दे रखा है और मजला कोष्ठक के अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखा है, इसका मतलब वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चा, चलिए अब एक और, ये तो हो गया हमारा किस में, सारणी विधि में। आप उदाहरण जो है समुच्चय निर्माण विधि में भी दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप इस तरीके से दे सकते हैं। एक और उदाहरण कि b बराबर x सज्जट x 2 से विभाज्य 2 से विभाज्य होने वाली विषम संख्या। अब क्या भैया, कोई विषम संख्या जो होती है वो 2 से पूर्ण विभाजित होती है, मतलब 2 से विभाजित हो जाती है? नहीं भाई, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल दिया, x सजट x, x एक ऐसी संख्या है, ऐसी विषम संख्या है, x सजट x 2 से विभाज्य होने वाली विषम संख्या है। तो आप मुझे एक ऐसी विषम संख्या का उदाहरण दे दीजिए जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हो। तो बच्चा ऐसी कोई विषम संख्या है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? रिक्त समुच्चय ये होगा। अब हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, एक और एग्जाम्पल, c बराबर x सच दैट x, x सच दैट x, x सच दैट x 2 से विभाज्य होने वाली प्रथम 2 से विभाज्य प्रथम विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बताइए, तो ऐसी कोई प्रथम अभाज्य संख्या है जो 2 से विभाज्य हो, लेकिन हो कैसी, विषम हो। तो बच्चा प्रथम अभाज्य संख्या वैसे 2 होती है और विषम प्रथम अभाज्य संख्या 3 होती है, लेकिन वो 2 से विभाजित होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बस ये ध्यान रखिएगा। देखिए अभी काफ़ी एग्जाम्पल्स दो ना बहुत घुमाने वाले होते हैं, हो सकता है ऐसे लिखा हो और इसके अंदर फाइल लिख दें, तो अब आप इसको रिक्त समुच्चय नहीं कह सकते, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि मजला कोष्ठक के अंदर एक अवयव आ रहा है फाइल, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय वही होगा कि मजला कोष्ठक के अंदर कोई अवयव ना हो। यहाँ पर तो ये अवयव आ गया ना, फाई। अब कहेंगे सर फाई तो खुद एक रिक्त होता है, बिल्कुल एक रिक्त होता है, बट यहाँ पर तो ये फाई एक अवयव का काम कर रहा है, इसके अंदर एक अवयव आ रहा है फाई। ये रिक्त समुच्चय नहीं, ये एक समुच्चय के अंदर एक समुच्चय है। ठीक है, ये एक समुच्चय हो गया, उसके अंदर एक और समुच्चय है जो कि एक रिक्त समुच्चय है, समुच्चय के अंदर रिक्त समुच्चय है। तो ये एक अवयव का काम कर रहा है, ना कि कोई अवयव का काम कर रहा हो, ये अवयव का काम कर रहा है। तो इसको आप बच्चा कभी भी रिक्त समुच्चय नहीं कहिएगा। समुच्चय मजला कोष्ठक के अंदर कुछ भी लिखा है तो वो एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो वो रिक्त होगा, चाहे आप कुछ भी लिख दीजिए, वो एक एलिमेंट का काम करेगा, एक अवयव का काम करेगा। इट मीन्स ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, तो आपका ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा आएगा बच्चा आपका एकल समुच्चय। दूसरा आएगा आपका एकल समुच्चय, जिसे हम सिंगलटन सेट के नाम से भी जानते हैं। एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट। ठीक है, एकल समुच्चय। अब ये क्या होता है सिंगलटन सेट? तो देखिए नाम से इंडिकेट हो जाएगा। मोस्टली सेट्स जब हम पढ़ेंगे, जितनी भी सेट्स पढ़ेंगे, उसमें मोस्टली नाम से ही इंडिकेट हो जाता है कि इसका मीन्स क्या हो जाने वाला है। अगर आप फोकस करें नाम पर, एकल समुच्चय, एकल मीन्स एक, या सिंगलटन सेट या यानी सिंगल यानी वन।
तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव हो, ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल ओनली केवल एक अवयव हो, या ऐसे ऐसे लिख देता हूं, एक अवयव हो, ठीक है, सिंगलटन सेट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे a बराबर, यहाँ पे लिख दिया आपने, कुछ भी लिख दीजिए 5, और तो दिस इज अ सिंगलटन सेट बिकॉज इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। और भी ले सकते हैं आप, b बराबर f ले लीजिए, ये एक सिंगलटन सेट है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक ही अवयव है, ठीक है। तो और भी दे सकते हैं, जैसे c बराबर x सदृढ़ x प्रथम, x सदृढ़ x प्रथम सम अभाज्य संख्या। अब बच्चा ये भी एक सिंगलटन सेट है। सर कैसे? इसमें लिखा है मैंने प्रथम सम अभाज्य संख्या। तो प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चा? तो प्रथम सम हो और अभाज्य भी हो तो बच्चा वो 2 होती है। प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। उसके बाद कोई भी सम या फिर प्रथम लिख दीजिए, या आप प्रथम ना लिख के इतना भी लिख दें ना, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, आप ये लिख दीजिए सम अभाज्य संख्या। तो भैया सम और अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही होती है, वो भी 2। उसके बाद आगे की जितनी भी सम संख्याएं उनमें से कोई भी अभाज्य नहीं होती है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है इस दुनिया में जो सम होने के साथ अभाज्य भी हो। सम होगी तो वो फिर अभाज्य नहीं होगी 2 को छोड़कर, ठीक है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, वी कैन से इट इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट, तीसरे की अगर हम बात करें, ये आएगा बच्चा आपके पास परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है, जिसे हम फाइनाइट सेट के नाम से भी जानते हैं, फाइनाइट सेट। अब ये क्या होता है परिमित समुच्चय? तो बच्चा देखिए, आपने परिमित जो शब्द है वो बहुत कम सुना होगा, अपरिमित ज्यादा सुना होगा, या आपने फाइनाइट कम सुना होगा, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा सुना होगा। बिकॉज इनफाइनाइट का यूज हम पिछली क्लासों में भी करते आए हैं, बट फाइनाइट का यूज बहुत कम हुआ है, शायद ही कहीं हुआ हो, वरना हुआ ही नहीं है। तो हम इनफाइनाइट तो हम पढ़ते आते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री, इनफाइनाइट, ठीक है, बट फाइनाइट नहीं पढ़ा। बट ये उसका उल्टा ही होता है बच्चा, परिमित यानी कि फाइनाइट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो बच्चा? निश्चित हो। अवयवों की संख्या निश्चित हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को काउंट किया जा सके, गिना जा सके, ठीक है, निश्चित हो। या ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके। तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं बच्चा? फाइनाइट सेट कहलाते हैं, ठीक है। भाई कोई सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे, तो उन एलिमेंटों को हम इजीली काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है, हम उनको काउंट कर पा रहे हैं कि भाई इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, 15 एलिमेंट हैं, 500 एलिमेंट हैं, 1000 एलिमेंट हैं, 10,000 एलिमेंट हैं। तो ये फाइनाइट सेट है बच्चा। अगर देखिए, और या फिर मैंने ये बोला कि जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। निश्चित मतलब कुछ फिक्स होगी कि भाई इसमें 500 होंगे, 10,000 होंगे, 5,000 होंगे, फिक्स है ना। ऐसा नहीं, फिक्स ही नहीं है कितने आएंगे इसके अंदर, कह ही नहीं सकते कुछ, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो या जिनके अवयवों को हम गिन सकें, वो फाइनाइट सेट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कुछ भी हो सकता है, जैसे a बराबर x सदृढ़ x बराबर x सदृढ़ x अभाज्य संख्या, x सदृढ़ x एक अभाज्य संख्या है, एक
अभाज्य संख्या है। और वो भी अभाज्य संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या 1 से बड़ी और 23 से छोटी या 23 से बराबर। तो भैया 1 से बड़ी और 23 से छोटी और 23 के बराबर जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वो काउंट की जा सकती हैं। कौन कौन सी आएंगी? 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इनको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है ये सब, ठीक है, निश्चित है। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चा, आपका जो है आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब जैसे और ये अगर बात करें कि भैया जैसे आपके सर के अंदर जो सर में जो बाल हैं उनका समुच्चय कैसा होगा? फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो भाई देखो, सर के बालों को गिना नहीं जा सकता है, मेरे ख्याल से तो यही है। तो ये जो है आपका फाइनाइट नहीं होगा, ये परिमित नहीं होगा, क्योंकि सर के बालों को गिना ही नहीं जा सकता, आई थिंक, ठीक है, गिना नहीं जा सकता। वैसे और भी हो सकता है, जैसे कि इस दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनका समुच्चय, तो ये भी परिमित नहीं है, क्योंकि पेड़ों को गिना नहीं जा सकता, आई थिंक, और गिना जा ही नहीं सकता यार, आपकी थिंक के अनुसार भी। भाई कितने हमारी दुनिया में कितने पेड़ हैं, ये जितने वृक्ष हैं, क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? क्या वो काउंटेबल है? नहीं है, वो निश्चित नहीं है बच्चा, वो तो अनिश्चित हैं। पता नहीं कितने पेड़ होंगे पूरी दुनिया में, तो वो काउंटेबल नहीं है। इट मीन्स वो परिमित नहीं है, ठीक है बच्चा। ऐसे ही कि पूरी दुनिया में जानवरों का समुच्चय, तो वो काउंटेबल नहीं है, क्योंकि कितने जानवर हैं इस दुनिया में पता नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये अपरिमित हैं, परिमित नहीं है। समझ में आया? परिमित वही होंगे जिनके अंदर जो अवयव आ रहे हैं उनको हम काउंट कर पा रहे हैं इजीली, तो हम कह सकते हैं वो क्या है? फाइनाइट सेट है। ओके बच्चा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज फाइनाइट सेट। इसके बाद आएगा बच्चा आपका जस्ट अपोजिट इसी का अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिन्हें हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें लिखा था ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, इसमें लिखा जाएगा ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना ही ना जा सके, या ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। वो सब क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं बच्चा, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना न जा सके या जिनके अवयवों की संख्या निश्चित न हो, निश्चित न हो, इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं बच्चा। समझ में आया? एग्जाम्पल्स के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें कि a बराबर 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हैं? नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है भाई। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को काउंट ही नहीं किया जा सकता है। सम संख्याओं का समुच्चय काउंट नहीं किया जा सकता भाई। सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट, गिना नहीं जा सकता है। विषम संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं बच्चों, अपरिमित समुच्चय हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। और भी मैंने इससे पिछले उदाहरण सवाल उसमें परिमित समुच्चय में भी कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे सर के बालों का समुच्चय, सर के जो बाल हैं वो, ठीक है, उनका क्या होगा? वो भी अपरिमित समुच्चय में। पृथ्वी पर उपस्थित जानवरों का समुच्चय अपरिमित है, पृथ्वी पर उपस्थित वृक्षों का समुच्चय अपरिमित है, ठीक है। तो ये क्या है? सब अपरिमित हैं। इट मीन्स कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इनकी जो संख्या है इस अर्थ पर वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। हमारे सर पर बालों की संख्या फिक्स नहीं है, तो काउंट नहीं कर सकते बच्चा, ठीक है। तो ये क्या सब हो जाएंगे? एक अपरिमित समुच्चय, ठीक है। एक ऐसी संख्या जिसको हम काउंट ना कर सकें, काउंटेबल नहीं है, वो तो वो अपरिमित के अंदर सीधे आ जाएगी, ठीक है बच्चा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो परिमित समझ गए आप, अपरिमित समझ गए, तो ये 4 हो गए। एक और आएगा भी इसके बाद आपका अगला, थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको हटा देता हूँ अब, ठीक है।
इसके बाद आएगा बच्चा आपका अगला 5वां, समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट, ठीक है। अब इक्वल सेट कौन सा होता है, आपको नाम से इंडिकेट हो रहा होगा इक्वल सेट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लेते हैं जरा। ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय ए व बी की ए का प्रत्येक अवयव की समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, ठीक है। यानी समुच्चय ए में जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सब के सब अवयव समुच्चय बी के अंदर भी होनी चाहिए, और समुच्चय बी के अंदर जितने अवयव आ रहे हैं वो सब के सब समुच्चय ए में भी होनी चाहिए। यानी ए के ऑल एलिमेंट्स बी सेट में अवेलेबल होने चाहिए और बी के ऑल एलिमेंट्स सेट ए में अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट, ठीक है बच्चा। मैं हूं तो ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं बच्चा, ठीक है। कहलाएंगे या कहलाते हैं, ठीक है बच्चा, कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे यानी और इसको ए बराबर बी से दर्शाते हैं। अब जरूरी नहीं है मैंने ए और बी लिए हैं, आप पी और क्यू भी ले सकते हैं, आप एल और एम भी ले सकते हैं, कोई भी दो सेट हो सकते हैं जिनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे, ठीक है, सपोज दैट मेरे पास एक सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं 1 3 5 7 9, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। और एक मेरे पास बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 7 5 9 3 1, ठीक है बच्चा। अब देखिए बच्चा इनको आप, तो क्या ये आपस में इक्वल है? बिल्कुल। देखिए 1 इस सेट के अंदर आ रहा है तो 1 इसके भी अंदर आ रहा है, 3 इस सेट के अंदर आ रहा है तो 3 इस सेट के अंदर भी आ रहा है, 5 इस सेट के अंदर आ रहा है तो 5 इस सेट के अंदर भी आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है तो 7 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है तो 9 इसमें भी आ रहा है। यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? टोटल 5, और पांचों के पांचों सेट बी में अवेलेबल हैं। और जो बी के अंदर भी 5 एलिमेंट है, पांचों के पांचों सेट ए में अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बराबर बी, ए और बी आपस में कैसे समुच्चय हैं? समान समुच्चय हैं, ठीक है बच्चा। यानी जितने भी अवयव हैं वो सब एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के होने चाहिए। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ए बराबर, या कुछ भी ले लीजिए आप, पी बराबर ले लीजिए आप, ठीक है। पी बराबर एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। और सम संख्या कहां से कहां तक? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये मैंने लिखा समुच्चय निर्माण विधि में। और एक मैंने क्यू बराबर लिख दिया 2 4 6 8 10। तो देखिए क्या ये पी और क्यू आपस में समान सेट है? तो बिल्कुल। देखिए ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या आएंगी? सम संख्या आएंगी, और वो भी 2 आ सकता है और 2 से बड़ी सम संख्या आ सकती हैं, 10 आ सकता है, 10 से छोटी सम संख्या आ सकती हैं। भाई x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 के बराबर या 2 से बड़ी। तो 2 से बराबर और 2 के बड़ी,
तो 2 भी हो सकती है और 2 से बड़ी सम संख्या, और 10 भी हो सकती है 10 के बराबर 10 से छोटी। तो 2 4 6 8 10 ही आएंगी ना भाई। 2 के बराबर या 2 से बड़ी सम संख्याएं और 10 के बराबर और 10 से छोटी। तो कुल मिलाकर 2 और 10 के बीच की सम संख्या लेनी है और 2 और 10 को भी लेना है। तो 2 और 10 भी आ गए और उसके बाद 4 6 8 भी आ गए। तो ये सब वही तो एलिमेंट हैं, बस हमने इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया है, इसको सारणी विधि में लिख दिया है, टोस्टर विधि जैसे हम बोलते हैं। है तो दोनों भाई, दोनों को जो समुच्चय को लिखने की जो भाषा है वो अलग अलग है, लेकिन जो मीन्स है वो एक ही है। जो रिजल्ट फाइनली यहाँ से निकलेगा वो सेम निकलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेट P इज इक्वल टू सेट Q, यानी सेट P और सेट Q क्या आपस में समान समुच्चय हैं। ठीक है, तो समुच्चय P इज इक्वल टू समुच्चय Q हम यहाँ पर कह सकते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, तो बच्चा ये आपके कुछ सेट्स थे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो यूज होने वाले हैं। आई होप कि जो भी सेट मैंने आपको कराए वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है सभी लोग प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अब तो आपके स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उन्हें कनेक्ट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th का मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल 0 लेवल से, एकदम बेहतरीन लेवल के साथ। बच्चा देखिए ऑफलाइन से कई गुना बेहतर पढ़ाएंगे। देखिए आप ऑफलाइन जाते हैं, जाने में टाइम वेस्ट होता है, आने में टाइम वेस्ट होता है, 10 मिनट बातें होती हैं। मैं जानता हूँ ऑफलाइन बैचेस की कहानी, मोस्टली सभी के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका आने जाने का टाइम बच रहा है ना, यही बहुत है। और घर बैठे आपकी पढ़ाई हो रही है, वो भी ऑफलाइन से कई गुना बेहतर। पर ना आप ऑफलाइन जाके देखिएगा, 1 महीने और फिर मैच कीजिएगा हमारी क्लास से, तो आप खुद ही ये बात बोल देंगे कमेंट में कि यस सर बाकी में ऑफलाइन से आप बेहतर दे रहे हैं। और पसीना भी तो बाहर है यार, देखो तो क्यों नहीं बेहतर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं यार। बस वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स को कनेक्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। ठीक है बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो नहीं अच्छा लगता है हमें पढ़ाने में। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा डीपली गहराई से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नॉलेजेबल आपको देने वाले हैं। और उस लेवल से पढ़ा रहे हैं यार कि 12th को ध्यान में रखते हुए, आगे जाके क्यों ना आप अगली साल 12th में आने वाले हैं, तो उस लेवल से 11th पढ़ा के चलेंगे कि 12th में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और 12th में आप बाकी में 90+ नंबर ही लेकर आएँ बच्चा मैथ के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।